हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में और रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने भी हम लोग सीखे थे। कैसे निकाले थे? डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। डेल्टा सी क्या था? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। डेल्टा टी क्या था? टाइम टेकन, या इसको चेंज इन टाइम भी बोल सकते हैं, है ना। और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाल रहे थे? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और चेंज इन टाइम या टाइम टेकन कैसे निकाल रहे थे? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यही पढ़े थे। और डेफिनेशन भी देखे थे हम लोग। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग टोटल 3 चीज़ें डिस्कस करते हैं। क्या? पहला, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने सीखते हैं, और दूसरा रिएक्शंस का मैकेनिज्म्स के बारे में भी पढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग, और तीसरा क्या, कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है रेट को, रिएक्शंस का, है ना। तो आज कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में, है ना। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ रेट केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। रेट के हिसाब से हम लोग केमिकल रिएक्शंस को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कौन सा 3 टाइप्स में। कौन सा? एक वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, और एक है मॉडरेट रिएक्शन या स्लो रिएक्शन। समझ रहे हैं? वेरी फास्ट रिएक्शन जैसे कि रिएक्टेंट्स डालते ही प्रोडक्ट बन जाए, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, बहुत जल्दी रिएक्टेंट डाले प्रोडक्ट बन गया, 1 सेकेंड भी टाइम नहीं ले रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वेरी फास्ट रिएक्शन, क्योंकि उसका रेट बहुत ज्यादा है, उसका स्पीड बहुत ज्यादा है, 1 सेकेंड भी नहीं ले रहा है रिएक्शन कंप्लीट होने में। समझ रहे? तो उसको बोलेंगे हम लोग वेरी फास्ट रिएक्शन। जैसे कि आयोनिक रिएक्शन हो गया, एसिड बेस रिएक्शन हो गया, ये सारे के सारे आ जाते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन के कैटेगरी में। समझ रहे हैं? एग्जांपल्स हम लोग अगर देखें, NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3, ये एक आयोनिक रिएक्शन है, और ये 10⁻⁻6 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। समझ रहे हैं? मतलब 1 सेकेंड भी नहीं ले रहा है, 10⁻⁻6 सेकेंड में। मतलब इसका रेट क्या है? बहुत ज्यादा है, उसका स्पीड बहुत ज्यादा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग वेरी फास्ट रिएक्शन। और दूसरा देखिए, वेरी स्लो रिएक्शन, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। आयरन में जंग लगना, यही तो होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। ये क्या होता है? ये एक केमिकल रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में महीने लग जाते हैं, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने लग जाते हैं कभी कभार, तो है ना। तो इसका स्पीड बहुत कम है, मतलब 6 महीने 7 महीने लग जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इस रिएक्शन का स्पीड बहुत कम है, रेट बहुत कम है, तो इसको रखेंगे हम लोग वेरी स्लो रिएक्शन के कैटेगरी में। और कुछ रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन या स्लो रिएक्शन, जो ठीक ठाक टाइम में हो जाते हैं, एक फाइनाइट टाइम में हो जाते हैं, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे में मैक्सिमम हो जाते हैं, या 1 दिन में तो हो ही जाते होंगे। समझ रहे हैं? इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, सिंथेसिस ऑफ एमोनिया, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। यहां पे नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन आपस में 3 बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1 बॉन्ड के द्वारा कनेक्ट है, और यहां पे NH3 बन रहा है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? रिएक्टेंट साइड का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और प्रोडक्ट साइड में न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। समझ रहे हैं? यही तो होता है केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट साइड का बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और प्रोडक्ट साइड में बॉन्ड फॉर्म होते हैं। लेकिन ये याद रखना, आयोनिक रिएक्शन में किसी तरह का बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, वहां पे कोई बॉन्ड ब्रेकिंग सिस्टम देखने को नहीं मिलता। समझ रहे? तो ये एक केमिकल रिएक्शन है, ये एक आयोनिक रिएक्शन तो नहीं है। तो यहां पे बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड बनेगा, तो ये एक फाइनाइट टाइम लेता है, सिंथेसिस ऑफ एमोनिया। समझ रहे हैं? अच्छा खासा टाइम में, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी होता है। मॉडरेट रिएक्शन ये मैक्सिमम कंप्लीट हो जाता है 1-2 घंटे में। समझ रहे हैं? तो ये एक फाइनाइट टाइम लेता है, इसीलिए इसका रेट कैलकुलेट करना पॉसिबल है। आप खुद से सोचिए, अगर कोई रिएक्शन, तो ये 3 तरह का रिएक्शन में हम लोग डिवाइड करते हैं, किसको? केमिकल रिएक्शन में।
केमिकल रिएक्शन को ऑन द बेसिस ऑफ रेट, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। जिसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है उसको बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। मतलब ये हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन क्या पढ़े थे, यूनिट टाइम में कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट का, उसको बोलते हैं हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन। समझ रहे हैं। और कोई रिएक्शन अगर 1 सेकेंड ले ही नहीं रहा है, 1 सेकेंड से पहले 10⁻⁻⁶ सेकेंड में कंप्लीट हो जा रहा है, क्या उसका रेट हम लोग निकाल पाएंगे प्रैक्टिकली? नॉट पॉसिबल। तो वेरी फास्ट रिएक्शन का रेट हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। समझ रहे हैं। तो इस पे मैं लगा दिया क्रॉस, इसका रेट नहीं निकाल पाएंगे। समझ रहे हैं। फिर आ गया वेरी स्लो रिएक्शन। क्या वेरी स्लो रिएक्शन का हम लोग रेट निकाल पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। देखो, रोस्टिंग ऑफ आयरन ये हो रहा है 6 महीने में, लोहे पे जंग लग रहा है 6 महीने में। यहां पे मैं अगर पूछूं आप लोगों को कि पर सेकेंड कितना जंग लगा, कितना रिएक्शन हुआ पर सेकेंड, कितना कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हुआ, तो आप बता पाओगे कितना जंग लगा पर सेकेंड? तो नहीं बता पाओगे, ना के बराबर आंसर आएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। सपोज मेरा हाइट है 5'6" या 5'7", है ना, और मेरा लाइफ स्पैन है कितना 60 to 65 ईयर्स सपोज। मतलब 60 से 65 साल में मेरा हाइट कितना हुआ है, कितना रहेगा 5'6". अगर मैं पूछूं आपको पर सेकेंड मेरा हाइट कितना बढ़ा होगा, तो आप लोग बता पाओगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कितना आएगा? ना के बराबर आएगा। तो प्रैक्टिकली वेरी स्लो रिएक्शन का भी रेट डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हैं। तो इसका भी रेट हम लोग नहीं निकाल सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये दोनों केस का। लेकिन मॉडरेट रिएक्शन या स्लो रिएक्शन जिसको बोलते हैं, ये एक ही चीज है, मॉडरेट रिएक्शन को ही स्लो रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन का हम लोग रेट निकाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों? ये एक फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होता है। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट, एक दिन में कंप्लीट होता होगा। तो ये एक फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होता है मॉडरेट रिएक्शन। तो उसका रेट हम लोग निकाल सकते हैं, पर सेकेंड निकाल सकते हैं चेंज कंसंट्रेशन का। समझ रहे हैं। प्रोडक्ट हो या रिएक्टेंट का। तो मॉडरेट रिएक्शन या स्लो रिएक्शन का ही हम लोग रेट निकाल सकते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे, यहां पे हम लोग रेट कैलकुलेट करना सीखते हैं। केमिकल काइनेटिक्स हमको रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन निकालना सिखाता है। लेकिन कौन सा रिएक्शन का? ओनली मॉडरेट रिएक्शन का। समझ रहे हैं। तो इतना नोट्स करके आप लोग एक पॉइंट लिखो, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी टू मेजर द रेट ऑफ मॉडरेट केमिकल रिएक्शंस ओनली। आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग ओनली मॉडरेट केमिकल रिएक्शंस, जिसको स्लो रिएक्शंस भी बोलते हैं, ओनली मॉडरेट केमिकल रिएक्शंस का ही रेट कैलकुलेट करना सीखते हैं। और क्यों? प्रैक्टिकली ये दोनों केस का वेरी फास्ट रिएक्शन या वेरी स्लो रिएक्शन का रेट निकालना पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हैं। नोट्स करिए, और ये नोट्स करके आखिर में एक पॉइंट नोट्स करना। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी टू मेजर द रेट ऑफ मॉडरेट केमिकल रिएक्शंस ओनली। समझ रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, मॉडरेट केमिकल रिएक्शंस लिखा होगा एग्जाम में क्वेश्चन में, मतलब वो क्या होगा? वो स्लो रिएक्शन ही है। मॉडरेट केमिकल रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, ये दोनों एक ही चीज है। समझ रहे हैं। फिर देखिए, कल हम लोग क्या सीखे थे? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैसे निकालते हैं, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। डेल्टा सी हो गया चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, डेल्टा टी हो गया टाइम टेकन, या उसको चेंज इन टाइम भी बोलते हैं। समझ रहे हैं। आज कुछ और चीजें सीखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। समझ गए। देखिए, रेट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, इट कैन बी जीरो और पॉजिटिव बट नेवर बी नेगेटिव। रेट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। समझ रहे हैं।
ये जीरो होगा नहीं तो पॉजिटिव होगा, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। अब खुद से सोचिए, मैं ये बता चुका था पिछले लेक्चर में भी, फिर से सोचिए। लेकिन रिएक्टेंट दे रहे हैं और रिएक्शन हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं। आइदर केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शंस होके प्रोडक्ट बनेगा, नहीं तो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे रिएक्टेंट्स, मतलब रिएक्शन नहीं होगा। अगर रिएक्शन नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो रेट क्या होगा रिएक्शन का? जीरो। और अगर रिएक्शन होगा तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगा, रेट का स्पीड कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन कभी रेट नेगेटिव हो सकता है क्या? कभी नहीं। आइदर जीरो होगा, आइदर केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा, और नहीं होगा तो उसका वैल्यू जीरो आएगा रेट का। अगर रिएक्शन होगा तो उसका कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगा। नेगेटिव कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। समझ रहे? तो रेट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, इट कैन बी जीरो और पॉजिटिव बट नेवर बी नेगेटिव। समझ रहे? साइन ऑलवेज रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ड्यूरिंग रिएक्शन। लेकिन हम लोग कल जब प्रॉब्लम्स किए थे रेट ऑफ रिएक्शन का, तो रेट पे क्या आ रहा था? नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन आ रहा था। समझ रहे? एक्चुअली में रेट कौन होता है? वो जो वैल्यू आता है, नंबर आता है, जो -6 मोल पर लीटर पर सेकेंड या +10 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ऐसा आता है ना रेट का। रेट एक्चुअली वो वैल्यू होता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जो नंबर होता है। -6 में जो 6 है, +10 में जो 10 है, लेकिन साथ में जो साइन रहता है माइनस या प्लस, वो बताता है टाइप्स ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। समझ रहे हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव साइन ओनली इंडिकेट करता है, ओनली बताता है कि जिसका रेट हम लोग निकाल रहे हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन में किस तरह का चेंज हो रहा है। अगर नेगेटिव साइन आया तो हम लोग समझ जाते हैं कि जिसका हम लोग रेट निकाल रहे हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज हो रहा है। और कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज किसका होता है? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट का। मतलब रेट में नेगेटिव साइन आ गया तो हम लोगों को पता चल जाता है कि जिसका हम लोग रेट निकाल रहे हैं वो एक रिएक्टेंट है। और पॉजिटिव साइन आ गया मतलब वो बताता है कि जिसका हम लोग रेट निकाल रहे हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज हो रहा है। समझ रहे हैं? और कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज किसका होता है? प्रोडक्ट का। मतलब रेट में पॉजिटिव साइन आ गया मतलब हम लोगों को पता चल जाता है कि जिसका हम लोग रेट निकाल रहे हैं उसका वो क्या है? वो एक प्रोडक्ट है केमिकल रिएक्शन का। समझ रहे हैं? तो यही बोल रहा है। यहां पे लिखिए साइन ऑफ रेट, यहां पे लिख लिए साइन ऑफ रेट ऑलवेज। समझ रहे हैं? साइन ऑलवेज लिखा है, इसके बीच में लिख लीजिए साइन ऑफ रेट ऑलवेज रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। और किस तरह का चेंज? आइदर कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगा? इंक्रीज होगा, नहीं तो डिक्रीज होगा। तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में किस तरह का चेंज हो रहा है, किस टाइप का चेंज हो रहा है, वो शो करता है कौन? केमिकल, वो शो करता है ये साइन, रेट का साइन। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ड्यूरिंग रिएक्शन को, और यहां से हम लोग को पता चल जाता है कि ये एक रिएक्टेंट है। और पॉजिटिव साइन रेट का इंडिकेट करता है इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ड्यूरिंग रिएक्शन, और यहां से पता चल जाता है हम लोगों को कि ये एक प्रोडक्ट है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। देखिए 3 नंबर पॉइंट, इन ए केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ इंडिविजुअल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैन बी डिफरेंट व्हिच डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। देखिए ध्यान से सुनिएगा, व्हिच डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन मतलब रेट डायरेक्टली डिपेंड्स करता है किसके ऊपर? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के ऊपर, है ना। देखिए ये बोल रहा है एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन का रेट तो एक ही होगा। रिएक्शन का रेट आइदर 2 मिनट में 5 प्रोडक्ट बन रहा है या 2 सेकंड में 3 प्रोडक्ट बन रहा है, उसका रेट तो एक ही होगा, है कि नहीं। लेकिन उस रिएक्शन में जो इंडिविजुअल रिएक्टेंट या प्रोडक्ट प्रेजेंट होंगे उनका रेट अलग अलग हो सकता है। केमिकल रिएक्शन का रेट तो एक ही है,
समझ रहे हैं। लेकिन ये उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट प्रेजेंट होते हैं और मल्टीपल रिएक्टेंट प्रेजेंट होते हैं, समझ रहे हैं। मतलब यहां पे देखिए A + 2B गिव्स 3C, यहां पे 2 रिएक्टेंट प्रेजेंट है और 1 प्रोडक्ट प्रेजेंट है कि नहीं। तो यहां पे इंडिविजुअली रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का हम लोग रेट निकालेंगे तो अलग अलग आ सकता है, सेम भी होंगे लेकिन अलग अलग हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे A का रेट निकालें और B का रेट निकालें और C का रेट निकालें और देखें तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन रिएक्शन का रेट तो एक ही है। समझ रहे हैं कि नहीं। यही बोल रहे हैं कि इन ए केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ इंडिविजुअल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, इंडिविजुअल रेट और प्रोडक्ट का रेट क्या हो सकता है, कैन बी डिफरेंट हो सकते हैं और कुछ कुछ केस में सेम भी हो सकते हैं। सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे और किसका रेट ज्यादा होगा किसका रेट कम होगा, ये कहां से पता चलता है, ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से पता चलता है। समझ रहे हैं। मतलब रेट किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा इंडिविजुअल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के केस में हम लोग कैसे पता करते हैं, जिसका रेट ज्यादा होता है उसी का रेट ज्यादा होता है जिसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ज्यादा होता है। समझ रहे हैं। मतलब रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इस चीज को हम लोग फील करते हैं इस एग्जांपल से। सपोज ये केमिकल रिएक्शन है A + 2B गिव्स 3C और ये रिएक्शन होने में लग रहा है 10 सेकेंड। हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े होंगे पिछले साल, मतलब क्लास 11th में। इस रिएक्शन का मतलब क्या है, इसका 1 मोल A का 1 मोल B का 2 मोल रिएक्ट करके आपस में मिल करके C का 3 मोल बना रहे हैं। और कितने सेकंड में ये हो रहा है इवेंट्स, 10 सेकंड में। मतलब 10 सेकंड में इसका 1 मोल खर्च होता है, इसका 2 मोल खर्च होता है, इसका 3 मोल बनता है। तो हम लोग बोल सकते हैं 10 सेकंड में A का 1 मोल चेंज हो रहा है, B का 2 मोल चेंज हो रहा है और C का 3 मोल चेंज हो रहा है। समझ पा रहे हैं कि नहीं। सपोज एक बीकर में या कंटेनर में इस रिएक्शन को हम लोग कर रहे हैं और A का 10 मोल दे दिए, B का 10 मोल दे दिए और C तो इनिशियली 0 होगा, प्रोडक्ट तो नहीं होगा, है ना। तो 10 सेकंड बाद अगर हम लोग देखें तो A का कितना मोल बचेगा, 9 मोल, मतलब 1 मोल खर्च हो गया। और B का कितना मोल बचेगा, 8 मोल, मतलब इसका 2 मोल खर्च हो गया। और C का कितना मोल दिखेगा, 3 मोल, क्योंकि इसका 0 था। 10 सेकंड बाद ये 3 मोल बनता है, इसका 1 मोल इसका 2 मोल मिला करके, तो C का कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज हुआ होगा, 3 मोल बना होगा इसका। समझ रहे हैं। तो 10 सेकंड में हम लोग ये बोल सकते हैं कि A का 1 मोल चेंज होता है, B का 2 मोल चेंज होता है और C का 3 मोल चेंज होता है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। और ये घट रहा है 10 सेकंड में। तो A का रेट हम लोग अगर निकालें क्या होता है, चेंज अपॉन टाइम। A का 1 मोल चेंज हो रहा है 10 सेकंड में, तो क्या रेट आएगा, चेंज अपॉन टाइम 1/10। लेकिन रिएक्टेंट का रेट में कौन सा सिंबल आता है, माइनस, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज होता है। तो इसका रेट आया 1/10 और साथ में माइनस सिंबल। माइनस सिंबल कुछ नहीं, इसका रेट तो 1/10 ही है, लेकिन माइनस बता रहा है कि जिसका रेट हम लोग निकाल रहे हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली B का रेट हम लोग अगर निकालें -2/10 है कि नहीं, चेंज अपन टाइम, 2 मोल चेंज हुआ है 10 सेकंड में, 2/10, 2/10 है ना। और इसका 3 मोल चेंज हुआ है और क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ये प्रोडक्ट है, 0 था 3 हो गया। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, इंक्रीज होता है इन एनी केमिकल रिएक्शन। समझ रहे हैं। तो इसका 3 मोल चेंज हुआ है, 0 से 3 हुआ है, 3 मोल चेंज हुआ है 10 सेकंड में, तो 3/10 और साथ में पॉजिटिव सिंबल। पॉजिटिव सिंबल क्या बता रहा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज हुआ है। तो इसका क्या आया, -0.1, इसका -0.2, इसका 0.3 प्लस सिंबल में। समझ गए। तो ये हो गया A का रेट। A का रेट कितना आया, 0.1, B का रेट आया -0.2, C का आया 0.3। यहां पे हम लोग देखेंगे ये है A का रेट, ये है B का रेट, ये है C का रेट।
तीनों का समान है क्या? नहीं, इसका 0.1 है, इसका 0.2 है, इसका 0.3 है, मतलब तीनों का रेट अलग अलग है। और ये एक ही केमिकल रिएक्शन का है, एक ही केमिकल रिएक्शन का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। मुझे समझ रहे हैं? एक ही केमिकल रिएक्शन का इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो गए? यहां पे डिफरेंट हो गए। और यहां पे हम लोग गौर करके देखें तो सबसे ज्यादा रेट किसका है? सी का 0.3, और उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी सबसे ज्यादा है 3। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब समझ रहे हैं ना, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में जो नंबर रहता है, मतलब ये है एक, यह रिएक्टेंट है ए बी और प्रोडक्ट है सी, और ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। तो यहां पे ए के साथ कुछ नहीं जुड़ा है, मतलब नंबर क्या है? 1। तो ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1। बी के साथ 2 जुड़ा है, मतलब बी का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, सी का 3। समझ रहे हैं? जैसे कि N2 + 3H2 गिव्स NH3, समझ रहे हैं? वहां पे 2NH3, यहां पे क्या करेंगे? N2 का 1 है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, H2 का 3, NH3 का 2। समझ रहे हैं? वैसे ही तो यहां पे C का रेट सबसे ज्यादा है, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी ज्यादा है। B का मतलब रेट C से थोड़ा सा कम है, और इसलिए यहां पे अगर देखेंगे तो B का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी कम है C से। और A का रेट सबसे कम है, तो A का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी सबसे कम है। यहां से पता चला हम लोगों को कि रेट किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, किसका सबसे ज्यादा होगा, किसका सबसे कम होगा। कहां से पता चलता है? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। जिसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबसे ज्यादा, उसका रेट सबसे ज्यादा। जिसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबसे कम, उसका रेट सबसे कम। समझ रहे हैं? तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। In a chemical reaction, rate of individual reactant or product can be different और can be same। यहां पे अगर तीनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट समान होता तो रेट समान नहीं होता क्या? बिल्कुल समान होते। यहां 1 1 1 होता अगर, तो क्या होता? यहां सबका आ जाता 0.1 0.1 0.1, तो तीनों का समान हो जाता। तो रेट डायरेक्टली डिपेंड करता है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के ऊपर। समझ गए? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम तो रेट क्या होता है? सेम होता है। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिफरेंट तो सबका रेट डिफरेंट हो जाता है। समझ रहे हैं? आशा करता हूं समझ गए होंगे। यहां पे बच्चे पूछेंगे कि यहां पे सर रेट आप लोग मोल पर सेकंड के टर्म में दिखाएं। यहां पे समझाने के लिए मैं दिखा दिया आपको। अगर मैं यहां पे वॉल्यूम 1 लीटर ले लूं, वॉल्यूम 1 लीटर ले लूं, तो क्या हो जाएगा? बाई वन आ जाएगा। 1/1 2/1 3/1 क्या आ जाएगा? वही तो आ जाएगा मोल पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन बनाऊं अगर वॉल्यूम 1 लीटर लेके, तो आंसर तो सेम ही आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहां पे समझाने के लिए मोल पर सेकेंड के टर्म में आप लोगों को मैं दिखाया। चेंज अपॉन टाइम, चेंज को मैं मोल के टर्म में यहां पे दिखाया हूं और कुछ नहीं। समझ में आ गया? तो चेंज अपॉन टाइम से हम लोग निकालते हैं रेट। समझ रहे हैं? आशा करता हूं समझ गए होंगे। नोट्स करिए इतना। उसके बाद और 2 पॉइंट्स है, एक फॉर्मूला देखेंगे और नोमेनक्लेचर देखेंगे रेट को और किस तरह से लिख सकते हैं। RA को D की फॉर्म में या डेल्टा की फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो बताता हूं। आप लोग नोट्स करिए। आशा करता हूं समझ गए होंगे, ये आसान था। नोट्स करिए। हाँ, देखिए यहाँ पे चौथा पॉइंट, N1A + N2B गिव्स N3C। ये क्या है? एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। समझ रहे हैं? तो एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में हम लोग एक इक्वलिटी रिलेशनशिप लिख सकते हैं। कैसे? A का रेट माइनस में बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल्स टू B का रेट माइनस में बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट B का इक्वल टू C का रेट प्लस में, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, C का रेट प्लस में डिवाइडेड बाय C का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट N3। समझ रहे हैं? तो ये -RA/N1 इक्वल्स होगा -RB/N2 के साथ, और ये इक्वल्स होगा
प्लस RC/N3 के साथ। समझ रहे हैं? ए का रेट को हम लोग लिख रहे हैं माइनस में बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बी का रेट को लिख रहे हैं माइनस में क्योंकि ये रिएक्टेंट है, बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल्स टू प्लस RC/N3। समझ रहे हैं? लेकिन ध्यान रखना रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। समझ रहे हैं? मैं रिपीट करता हूं फिर से, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में हम ये रिलेशनशिप लिख सकते हैं, इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और रिएक्टेंट का जो रेट लिखेंगे हम लोग यहाँ पे सामने माइनस लिखेंगे और प्रोडक्ट के लिए प्लस सिंबल यूज करेंगे। समझ रहे हैं? तो हम यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के लिए -RA/N1 इक्वल्स टू -RB/N2 इक्वल टू प्लस RC/N3 लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? देखिए फिर आया रेट का नोमेनक्लेचर हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे रेट को कैसे लिख पाएंगे। सपोज ये एक रिएक्शन है, 2A गिव्स 3B। समझ रहे हैं? तो इसको हम लोग A का रेट अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? RA। समझ रहे हैं? और RA को हम लोग DA/dt भी लिख सकते हैं, A को स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज करते हैं। समझ रहे हैं? तो रेट क्या है एक्चुअली? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो यही तो लिखा हूं, ए का रेट को RA लिखूं या D या डेल्टा, ये तो चेंज के लिए यूज करते हैं। तो DA मतलब क्या है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ए का रेट निकाल रहे हैं मतलब स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। समझ रहे हैं? तो RA लिखूं या DA/dt लिखूं, ये समान ही चीज है। RA मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, DA/dt मतलब क्या है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। तो RA को DA/dt फॉर्म में भी लिख सकते हैं और D के बदले आप लोग डेल्टा भी यूज कर सकते हो। समझ रहे हैं? तो रेट ऑफ ए को कैसे लिखते हैं? RA और DA/dt और A को स्क्वायर ब्रैकेट में, कॉन्सेंट्रेशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। समझ रहे हैं? DA क्या है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, DT क्या है? चेंज इन टाइम। कोई भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? डिक्रीज होता है। मतलब रिएक्टेंट क्या होता है? डिसअपीयर होता है, क्षय होता है। और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज होता है, वो अपीयर होता है। रिएक्टेंट एक रिएक्शन में क्या होता है? डिसअपीयर होता है, क्षय होता है। और प्रोडक्ट क्या होता है? ये अपीयर होता है, मतलब फॉर्मेशन होता है उसका। समझ रहे हैं? उसका कॉन्सेंट्रेशन में इंक्रीज होता है, इसका डिक्रीज होता है। इसलिए रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन मतलब रिएक्टेंट का रेट को हम लोग कैसे पढ़ते हैं? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोलते हैं। रिएक्टेंट का रेट को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, क्योंकि ये डिसअपीयर होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। आशा करता हूं समझ गए होंगे। समझ रहे हैं? तो RA और DA/dt को क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? क्योंकि ए रिएक्टेंट है यहाँ पे, इसको पढ़ेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। और लिखते कैसे हैं? विद साइन। रेट के लिए, रिएक्टेंट की रेट के लिए क्या लिखते हैं? माइनस टर्म। तो इसको लिखेंगे कैसे? -DA/dt या -RA। ए में यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। समझ रहे हैं? फिर RB या DB/dt को क्या पढ़ेंगे? क्योंकि B यहां पे प्रोडक्ट है तो क्या पढ़ेंगे उसको? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B। और लिखेंगे कैसे एक्चुअली में? प्लस DB/dt, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की रेट के लिए हम लोग प्लस सिंबल यूज करते हैं। तो प्लस DB/dt और प्लस RB। समझ रहे हैं? आशा करता हूं नोमेनक्लेचर सीख गए होंगे। R की रेट को RA और DA/dt, इसको पढ़ेंगे कैसे? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। लिखेंगे कैसे? विथ माइनस सिंबल। RB और DB/dt इसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ B। उसको लिखेंगे कैसे? प्लस DB/dt और प्लस RB। बोलेंगे कि क्या? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B। रेट ऑफ अपीयरेंस को आप लोग रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B भी पढ़ सकते हो। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B भी बोल सकते हो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B भी बोल सकते हो। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। इसमें इंपॉर्टेंट है ये, समझ रहे? और विथ साइन तो लिखते ही हैं, पता है हम लोगों को। रेट ऑफ अपीयरेंस के लिए प्लस सिंबल और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के लिए माइनस सिंबल। रिएक्टेंट को कैसे पढ़ते हैं हम लोग? रिएक्टेंट की रेट को कैसे पढ़ते हैं?
रेट ऑफ डिसअपियरेंस। प्रोडक्ट की रेट को कैसे पढ़ते हैं? रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगर इतना समझ गए तो ये 4 क्वेश्चन है, आप लोग पहले सॉल्व करिए। मैं 5 सेकंड देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए पहले, उसके बाद मैं तो सॉल्व कर ही दूंगा। समझ रहे हैं? तो वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए। ये 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन समझे। 2 में ऑप्शन है, 2 में ऑप्शन नहीं है। हो गया? देखिए यहां पे a + 2b + 3c गिव्स 5d, ये एक रिएक्शन है। बोल रहा है कि सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। यहां पे रेट का मतलब कौन किसके साथ समान होगा, यही पूछा है ऑप्शन में। तो हम लोग जानते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन में इंडिविजुअल रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के ऊपर। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। समझ रहे हैं? मतलब अगर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट समान होगा तो रेट समान होगा इंडिविजुअल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, हर एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का। अगर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट समान नहीं होगा तो रेट अलग अलग होगा हर एक का। तो यहां पे A का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, B का 2 है, C का 3 है, D का 5 है। मतलब हर एक का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट अलग अलग है। तो यहां पे हर एक का रेट, हर एक इंडिविजुअल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेट अलग होगा, क्योंकि हर एक का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? अलग है। समझ रहे? तो आंसर क्या होगा? बी होगा। सिंपल सी बात है ना? और ऑप्शन को देखना भी नहीं है। यहां पे बोला है 2a + 4b गिव्स 6c, सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। क्या लिखा है यहां पे ऑप्शन में? RA/2, RB/4, मतलब अच्छा इक्वालिटी रिलेशनशिप लिखा है, पता चल गया। मतलब RA लिखा है बाय A का स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब ये इक्वालिटी रिलेशनशिप लिख रहा है यहां पे। समझ रहे? तो यहां पे RA/2, RB/4, RC/6 ठीक है, लेकिन यहां पे रिएक्टेंट के पहले मतलब A का रेट से पहले माइनस नहीं है, रिएक्टेंट का रेट के पहले माइनस नहीं है, B का रिएक्टेंट का पहले माइनस नहीं है, मतलब ये नहीं होगा। समझ रहे? -RA/2 ठीक है इक्वल टू -RB/4 इक्वल्स टू ठीक है प्लस RC/6, सही है, ये ऑप्शन है। समझ रहे हैं? आशा करता हूँ समझ गए होंगे। बाकी रिलेशन देखना भी नहीं है। RA/2 यहाँ पे माइनस नहीं है, नहीं होगा। -RA/2 माइनस ये प्लस RC/6 से इक्वल्स नहीं होगा, बोला ये भी नहीं होगा। बहुत आसान है ना? फिर देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं। बोला है 2a + 3b गिव्स 5c, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C इज 1 × 10³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ फॉर्मेशन बोल दिया, मतलब पता चल गया कि C क्या है? एक प्रोडक्ट है। और यहाँ पे रिएक्शन से ही पता चल रहा था कि C क्या है? प्रोडक्ट है। तो बोला है रेट ऑफ फॉर्मेशन, प्रोडक्ट की रेट के लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपीयरेंस यूज किया जाता है। तो रेट ऑफ C क्या बोला है? 1 × 10³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A का रेट पूछा है, और A की रेट को क्या बोलेंगे यहाँ पे? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, क्योंकि रेट यहाँ पे A क्या है? रिएक्टेंट है। समझ रहे? तो क्या लिखेंगे? C का रेट दिया हुआ है, A का पूछा है, और स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे पता है ये क्या है? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। समझ रहे? तो कैसे लिखेंगे? -RA/2, A और C के बीच में रिलेशन पूछा है, B का तो कुछ मतलब ही नहीं है यहाँ पे, तो RC/5। प्रोडक्ट के पीछे यहाँ पे प्लस सिंबल लिखा नहीं हूँ, RA का लिखा हूँ, रिएक्टेंट है इसलिए रिएक्टेंट का रेट के लिए माइनस यूज किया हूँ। समझ रहे? यही तो है। तो यहाँ पे RC पता है हम लोगों को, RA/2, RC कितना है? 1 × 10³ समझ रहे? तो -RA कितना होगा? 2 × 10³ हाँ, ये /5 समझ रहे ना? RC/5 है, RC का वैल्यू इतना है तो /5 आएगा। समझ रहे? तो -RA ये क्या हो गया? 2 × 10³ /5,
और क्या पूछा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। रेट ऑफ डिसअपियरेंस है मतलब किसका क्या मांगा है, आर ए की वैल्यू मांगा है। लिखते समय हम लोग लिखते हैं विद साइन इक्वालिटी रिलेशनशिप में माइनस आर ए, यहाँ पे माइनस आर ए बाई टू, यहाँ पे माइनस आर ए बाई एन वन माइनस आर बी बाई टू। लेकिन रेट ऑफ डिसअपियरेंस अगर पूछेगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, आर ए ही तो निकालेंगे। आर ए क्या होगा, -2/5 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, आंसर। आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए कितना निकला, -2/5 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। समझ गए, नोट्स करिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है 2A गिव्स B। अच्छा ये होमवर्क दे दूं क्या, नहीं चलो कर लेता हूं। 2A गिव्स B, A रिएक्टेंट है, B प्रोडक्ट है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B बोल रहा है, अपीयरेंस मतलब पता चल गया कि ये प्रोडक्ट है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B दिया हुआ है इज 6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ B दिया हुआ है यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A का पूछा हुआ है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे इक्वलिटी रिलेशनशिप, -RA/2 इक्वल्स टू RB बाई कुछ नहीं है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब 1 है, तो RB/1 क्या लिखूं। और ये B का रेट, ये B प्रोडक्ट है, तो B का रेट के पीछे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो वो तो लिखते नहीं है, प्लस लिखो ना लिखो ही की बात है। तो B का दिया हुआ है, B का कितना है, 6 इंटू 10⁻³ है। तो यहाँ पे RA कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस चला जाएगा, -12 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, आंसर। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो ये 4 क्वेश्चन किए और नोमेनक्लेचर देखे और रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग सीखे। समझ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या करेगा, मतलब जब न्यूमेरिकल्स करेंगे वहाँ पे हेल्प करेगा। समझ रहे हैं, तो नोट्स करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अभी तक जितना पढ़े हैं, जितना भी फॉर्मूला पढ़े हैं आप लोग, प्रीवियस 2 क्लास हो गया आज को मिला के, 2 क्लास आप लोग अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जितना भी PYQ है रेट ऑफ रिएक्शन का, नीट का, वो कर लेंगे। 10-11 क्वेश्चन है, हम लोग अच्छे से कर लेंगे, लेकिन आप लोग अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। ये 4 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और ये जो बताया हूँ नोमेनक्लेचर, ये भी अच्छे से देख लीजिएगा। और इक्वलिटी रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देके आइएगा। समझ रहे हैं, तो अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा नेक्स्ट क्लास में कि आप लोग अच्छे से रिवाइज करके आए हैं लेक्चर अटेंड करने। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। समझ रहे हैं, आशा करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।